Welcome back, my friends. Today we start a new chapter for class 12th. Chapter name is Alternating Current, shortly known as AC. ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसकी डेफिनेशन आगे मैं डिस्कस करूंगा। वैसे करंट को हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी। फिलहाल अभी मैं एसी डायनेमो या एसी जनरेटर की बात करने वाला हूं। तो अगर आप नोट्स बनाने वाले हैं तो हेडिंग डाल लें एसी जनरेटर, ब्रैकेट में लिख देना डायनेमो। तो एसी जनरेटर है क्या? जनरेट मतलब प्रोड्यूस करने वाला, यानी एसी जनरेटर का ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही ऑल्टरनेटिंग करंट होगी। तो फर्स्ट लाइन लिख देना, एसी जनरेटर is a device which convert mechanical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, यही हमारी एसी है, यानी कि करंट है अल्टरनेटिंग। हाँ, अगर आपने चैप्टर का नाम नहीं डाला तो डाल देना अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहला हिस्सा हम पढ़ा रहे हैं आपको एसी जनरेटर, इसके बाद में एक एक्सप्रेशन डिराइव कराऊंगा। अब बात आती है इसका प्रिंसिपल क्या है। हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, मैं इसकी बात करता हूं। आप पहले इतना नोट कर लें, फिर हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। देखिए, हम प्रिंसिपल की बात करेंगे। ये जो डिवाइस है, इसको डेवलप करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था निकोला टेस्ला। क्या नाम था? निकोला टेस्ला। जो यूनिट है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो टेस्ला के नाम पर ही है। इसका जो प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। पिछला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है कि अगर कहीं सपोज करिए फ्लक्स वेरी हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कि नहीं, बताओ। और सर्किट अगर क्लोज्ड है तो एक करंट प्रोड्यूस होती है, उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। यहां पर मैं आपके सामने एक रेक्टेंगुलर कॉइल बता रहा हूं। ऐसे एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, सपोज करो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी है। अगर ये कॉइल रोटेट करे, ध्यान देना प्लीज, ऐसे रोटेशन हो रहा है, तो क्या इसमें कंटिन्यूअसली पास होने वाले फ्लक्स में वेरिएशन नहीं हो रहा है? देखिए, जिस समय ये फेस इसको फेस कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स को या फील्ड लाइंस को, उस समय इसके क्रॉस मैक्सिमम फील्ड पास हो रही है, यानी फ्लक्स मैक्सिमम वैल्यू पास हो रहा है। और जब ये इस सिचुएशन में आएगा तो जीरो फ्लक्स पास होगा इससे, देयर इज नो एरिया फेसेस द मैग्नेटिक फ्लक्स। और फिर जब इस फेस में आ जाएगा तो फिर मैक्सिमम होगा, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। पहले ये फेस था, अभी दूसरा फेस हो गया, फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। और जब इस सिचुएशन में आएगा तो फिर से फ्लक्स कितना होगा? जीरो। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड रखिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल रोटेट कर रही है तो ऑल्टरनेटली एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम, एक बार निगेटिव मैक्सिमम, और दो बार जीरो रिजल्ट आएगा कि नहीं, बताइए। टोटल 4 फेस बताए थे मैंने। इसीलिए इस करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेट वो मैक्सिमा मिनिमा होती रहती है। इसका ग्राफ आगे हम बताएंगे कैसे बनेगा, फिलहाल ऐसे समझिएगा। देखिए, जब हमारा प्लस फेस यानी पहला फेस, उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। पहला फेस जब इसको फेस कर रहा है मैक्सिमम फ्लक्स को, तो ये बन गया। जब दूसरे, देखो, फिर इसके बाद आ गया जीरो। देखिए सिचुएशन, अगर मैंने इस वाले फेस को पॉजिटिव लिया ऐसे, तो ये पहले फेस में मैक्सिमम फ्लक्स हुआ, मैक्सिमम वोल्टेज बनेगा, मैक्सिमम करंट होगी। फिर जैसे जैसे रोटेट हो रहा, धीरे धीरे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही। देखिए, एरिया छुपता चला जा रहा है कि नहीं, एरिया कम होता जा रहा है, और इस समय जीरो एरिया से पास होगा, यानी फील्ड, फ्लक्स, यूं कहें ईएमएफ, करंट, सब क्या हो रहा है? जीरो। इस सिचुएशन में यहां से इस डायरेक्शन में मैं लेट कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे देखो इंक्रीज होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, देखो। और एक बार फिर से दूसरा फेस आ गया, देखिए इस समय मैक्सिमम तो हुआ बट अपोजिट सेंस में, फिर से ये घूमेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। देखो, हर बार ऑल्टरनेट ये मैक्सिमम मिनिमा मिलते हैं, इसीलिए इस करंट को या इस तरह के वोल्टेज को हम ऑल्टरनेटिंग बोलेंगे, ये नाम है इसका। फिलहाल हम डायनेमो डिस्कस करने वाले थे, उसका प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो आप कहोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और साथ में ये डिस्कस कर दोगे कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉइल रोटेट करती है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स वेरी करता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। हाँ, इस करंट की अगर हम डायरेक्शन पता करना चाहें कि किस डायरेक्शन में करंट है, तो हमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट है, याद है, लेफ्ट हैंड मेन करंट के लिए होता है और इंड्यूस्ड करंट के लिए राइट हैंड यूज करते हैं। तो चलिए प्रिंसिपल लिखते हैं, तो लिखिएगा it is based on principle of electromagnetic induction, electromagnetic induction। अब इस इंडक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर देना, साथ में लिखना when a coil rotates in a strong magnetic field, in a strong magnetic field, the flux passing through it, the flux passing through it varies continuously. So an induced EMF and induced current develop. To get direction of this current, to get direction of this current, we use Fleming's right hand rule। ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे की बात बताता हूं। देखिए, अब प्रिंसिपल के बाद हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सीरियसली सुनिए। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम होगा हमारा, हम दो मैग्नेटिक पोल्स बनाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इनके बिटवीन एक हम लोग कॉइल रखेंगे एबीसीडी, जिसको हम आर्मेचर कहेंगे। आर्मेचर से आगे बढ़ा करके कनेक्शन होगा टू रिंग्स का, स्लिप रिंग R1 और R2, और रिंग से अटैच होते हैं कार्बन ब्रशेस, ब्रशेस बोलते हैं, एक्स और वाई ब्रश बोल दो। उन ब्रशेस से हमारा वो सर्किट कनेक्ट होगा जिसको हमें करंट देनी है। ये देखिए मैंने डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर बीच में एबीसीडी हमारा कोई एक, इसको आर्मेचर नाम देंगे। आप क्या नाम देंगे इसको? आर्मेचर, आर्मेचर कॉइल भी कहते हैं इसको, आर्मेचर कॉइल। यहां से दो रिंग्स हो गए, ये R1 और R2, ये रिंग्स लगे हुए हैं R1 और R2। R1 से X ब्रश कनेक्ट है और R2 से Y ब्रश कनेक्ट। इन दोनों से ये करंट हमें मिलती है, विथड्रॉ होती है करंट। और ऐसे ये बल्ब हमने सर्किट को सिंबल देने के लिए बना दिया है, डिवाइस कोई लगी है, जो करंट प्रोड्यूस होगी वो यहां पर पहुंच जाएगी। इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। चलिए हम कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए आप ध्यान देना, हम लोग सबसे पहले पोल पीस का लिख सकते हैं या पहले आर्मेचर लिख सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा पहले चूज करते हो। तो जैसे हाँ, एक लाइन लिख देना, दिस डिवाइस फर्स्ट, दिस डिवाइस फर्स्ट डिस्कवर्ड या डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? निकोला टेस्ला। ये बात लिख देना, थोड़ा बेचारे लोग मेहनत करते हैं साइंटिस्ट लोग, और उनका नाम तो याद करना ही चाहिए मुझे, है ना। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में। देखिए आपके सामने डिवाइस पूरी बनी हुई है, हमने यहाँ पर थोड़ी समरी लिख दी जिससे आपको कंस्ट्रक्शन लिखने में आसानी रहेगी। जैसे R1 R2 क्या होते हैं? स्लिप रिंग होती हैं। XY क्या है? ब्रशेस हैं, कार्बन से बने होते हैं। ABCD क्या है? आर्मेचर कॉइल है। और NS क्या है? मैग्नेटिक पोल्स है। यही पार्ट्स हमें डिस्कस करने हैं। अब इसमें आप दो में से कोई एक पार्ट पहले यूज कर सकते हो, या तो आप आर्मेचर कॉइल पहले डिस्कस कर दो, और या फिर नॉर्थ और साउथ पोल। तो जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं पोल पीसेस से, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना, दिस डिवाइस हैव फॉलोइंग पार्ट्स, दिस डिवाइस हैव फॉलोइंग पार्ट्स। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट। पहला नंबर डाल दो,
आर्मेचर कॉइल या पहले मैग्नेटिक पोल्स, कुछ भी एक नाम डाल सकते हो। तो पहली हेडिंग जैसी डाल दिया करो, उसके अंदर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आप लिखिएगा आर्मेचर कॉइल लिखना, हियर ABCD इज एन आर्मेचर कॉइल। ये बनी काहे से भाई? मेड ऑफ कॉपर वायर्स। ओके, ये किसके बिटवीन रखी होती है? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखी होती है। इट इज प्लेस्ड बिटवीन poles N and S of strong magnetic field। अच्छा, इस आर्मेचर कॉइल को मैकेनिकली रोटेट करेंगे। मैकेनिकली मतलब है तो हाथ से भी घुमा सकते हो आप, जैसे दिस कॉइल रोटेट्स मैकेनिकली। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, सफिशिएंट है आपके लिए। सेकेंड नंबर में लिख दो मैग्नेटिक पोल्स। मैग्नेटिक पोल्स यहां लिखना, हियर टू पोल्स ऑफ a strong magnet N and S uses to give strong magnetic field in which armature coil ABCD rotates। अब थर्ड पॉइंट पे डाल दीजिएगा, हमारे स्लिप रिंग्स की बात करनी है। स्लिप रिंग्स तो लिखना, a pair of, दो होती ना, a pair of slip rings provided between brushes and armature। These are named as R1 and R2, इनके नाम हो गए। इसके बाद हमको फोर्थ पॉइंट में कार्बन ब्रशेस के बारे में लिखना है। ब्रशेस तो यहां लिखना, हियर अ पेयर ऑफ कार्बन ब्रशेस X and Y give connectivity between slip rings and external circuit। ये आपका कंस्ट्रक्शन नोट करिए। कंस्ट्रक्शन के बाद में वर्किंग डिस्कस करनी। देखिए मैंने वर्किंग अभी एक्सप्लेन की हुई थी, फिर एक बार सुनिए, वही चीज मैं लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन ये लिखेंगे कि सपोज करिए हमारा ABCD जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। शुरुआत में ऐसा मैंने लेट किया, कैसी है ये? परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी इससे होकर के मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास होंगी कि नहीं पास होंगी बताओ? यानी मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। और जब ये रोटेट करता जाएगा तो धीरे धीरे फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। और जब इसका प्लेन फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये प्लेन इस तरफ को काम करेगा ना, एरिया वेक्टर देखो, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो जीरो करंट पास होगी कि नहीं। और फिर जब रोटेट करेगा धीरे धीरे घूमेगा दोबारा से, तो धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज करेगी और लेकिन दूसरे फेज पे आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। बोलो, रोटेशन फिर से घूमेगा
फिर 0 हो जाएगी। यानी जब जब बी यानी फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, देखो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा कि नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ होंगी। जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और जब एंटी पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। और जब ये 90 डिग्री पे होंगे दोनों तो करंट कितनी आ जाएगी? 0। तो यही एक्सप्लेनेशन मुझे लिखना है, तो चलिए लिखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। देखो फील्ड लाइंस को अगर हम यहां पर डायरेक्शन वाइज देखें तो ये डायरेक्शन है, देखो नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहा हूं मैं। जब ये हमारी इस सिचुएशन में होगी देखो तो मैक्सिमम करंट आएगी, और जब इस सिचुएशन में होगी तो मैक्सिमम करंट आएगी। लेकिन जब ऐसी हो जाएगी पैरेलल टू द लाइंस तो करंट कितनी हो जाएगी? 0। तो लिखना स्टार्ट करते हैं, देखिए व्हेन प्लेन ऑफ आर्मेचर कॉइल ABCD is परपेंडिकुलर, प्लेन परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। A is perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहें तो ब्रैकेट लिख दें, यहां हमारा सेंस ये है B एंड A यानी फील्ड B और एरिया वेक्टर A बोथ पैरेलल, ये पैरेलल होंगे उस समय, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी B और A दोनों पैरेलल हैं। देन मैक्सिमम करंट विथड्रॉ, पहले मैक्सिमम फ्लक्स लिखो, मैक्सिमम फ्लक्स passes through the coil and hence maximum current withdraw। अब देखिए ये तो मैक्सिमम करंट विथड्रॉ हो गई, लेकिन जैसे देखो ये अभी ऐसे था, अभी धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, तो हम कहेंगे फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, यानी पास होने वाली करंट भी डिक्रीज होगी। और जब प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ध्यान रखना, यानी कि B और A आपस में पैरेलल हो जाएंगे। देखो अब चलो हम बात करते हैं अगले स्टेप पे। देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, व्हेन प्लेन ऑफ द coil rotates, then magnetic flux as well as induced current decreases and becomes 0 for, यहां पैरेलल थे दोनों B और A, for B and A परपेंडिकुलर, जब इन दोनों की सिचुएशन परपेंडिकुलर हो जाए। अब दोबारा से और रोटेशन आगे बढ़ा, पहली सिचुएशन ये देखिए ऐसे सिचुएशन में थे, मैक्सिमम करंट थी, धीरे धीरे इस समय आ गए तो ये मिनिमम करंट यानी 0 हो गई। अब फिर रोटेशन होगा तो फिर करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन अपोजिट सेंस में। तो फिर लिखेंगे फॉर नेक्स्ट रोटेशन अगेन करंट increases but in opposite sense and so on. In this way alternating up and downs obtained in current variation
such current is called alternating current. alternating current, इसको नोट करें। इस पूरी लैंग्वेज का फाइनल कंक्लूजन एक लिख लो एकदम जस्ट, हम कहेंगे ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ कॉइल, current becomes maximum twice, लेकिन दो बार मैक्सिमम तो ही, बट देखो अपोजिट सेंस में, कैसे हुई अपोजिट, एंड ट्वाइस बिकम्स जीरो, और दो बार ये करंट कैसी हो गई, जीरो हो गई। इसको मैंने अभी आपको एक एसी ग्राफ से डिस्कस भी किया था। देखो सुनो मेरी बात, हमने जैसे मैक्सिमम से ली है, हमने शुरुआत कहां से, इसमें लिखा है मैक्सिमम से, तो ये मैक्सिमम करंट थी, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, जीरो हो गई, फिर देखिए इंक्रीज होगी दूसरी डायरेक्शन में, और फिर डिक्रीज होगी, फिर इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी। इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ बनेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, जैसे को पीक वैल्यू को हम क्या बोलेंगे आई नॉट, तो ये नीचे की तरफ हो गई मैक्सिमम वैल्यू, तो माइनस आई नॉट, फिर ये आई नॉट प्लस का हो जाएगा। अल्टरनेटली ऐसे अप और डाउन होगा, और देखो एक सर्कल पूरा करने में दो बार आपको जीरो मिलेगी। देखो यहां से यहां तक पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ है, तो टू पीक्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताओ आपको। अगर एक सर्किट कंप्लीट करने में एक पीक ये मिलेगा, दूसरा पीक हमें डाउनवर्ड मिलेगा, और एक जीरो यहां मिलेगा, एक जीरो यहां, अब अगला सर्किट यहां से पूरा होगा, तो फर्स्ट फिर से यहां से पीक आ गया। तो ऑल्टरनेट ये डिक्रीज और इंक्रीज होती रहती है, इसीलिए इसका नाम एसी है। अब हम एक्सप्रेशन बनाने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, जो मेन कंक्लूजन है, यानी कि फॉर्मूला कैसा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट का, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, और कहां से आ रहा है फॉर्मूला। तो चलिए हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हम वापस फिर से ही आ रहे हैं, कॉइल के सामने रोटेशन हो रहा है, फ्लक्स वेरिएशन हो रहा है, फ्लक्स वेरी होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। जरा ध्यान से समझना जरा बात को, हम डायरेक्शन ले रहे हैं बिटवीन ए और बी के जनरल, यानी थीटा, कितनी ले रहे हैं थीटा सपोज करिए, तो हम कह देंगे लेट एंगल बिटवीन, अब ये आप चाहे लिख देना एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन डेवलप कर रहे हैं, हेडिंग में ऊपर एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, बट आप दोबारा से डाल देना एक्सप्रेशन, लेट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ए एंड मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई की गई बी इज थीटा। हम लोगों ने एंगल कितना लेट कर लिया थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी ले लो ओमेगा, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो अभी पीछे हमने आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन शो किया था डायग्राम में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है डॉट डॉट से, ये हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है ये ओमेगा से रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने। अब हम फॉर्मूला डेवलप करने जा रहे हैं, ओके कहां जा रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। तो एक बात सुनना जरा, हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो तुम्हें याद है कि नहीं याद है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी ए कॉस थीटा, होता कि नहीं होता बताओ। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का कभी तुम लोगों ने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी हुआ करता था। कितने लोगों के फॉर्मूला याद है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, बस। तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ जरा यहां से, ओमेगा टी। तो फ्लक्स को अगर हम कहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ। अच्छा एक बात सुनो, हम ईएमएफ डिटरमाइन करने वाले हैं क्या, तो सुन लीजिए जरा, बाई यूजिंग फैराडे लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज कर रहा हूं, फैराडे फर्स्ट लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने वाले हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हुआ करता था, माइनस एन, याद आ रहा है, डी फाई बी बाई डी टी। यही तो फैराडे फर्स्ट लॉ होता था कि नहीं, ना याद हो भाई तो पीछे देख लो आप,
यहां पर हम phi b की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखो E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ phi b। phi b क्या अभी हमने निकाला है, बी ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा तुम लोग डिफरेंशिएशन सीखे होगे ना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और कॉस का माइनस साइन, क्लियर बात। तो कॉस ओमेगा टी का हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो यहां पता क्या बनेगा, माइनस बी ए साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई बाई ओमेगा और आएगा। ये तो जानते हो तुम लोग भाई, अल्फा टी होता तो अल्फा मल्टीप्लाई में और आ जाता, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए। E इज इक्वल टू बनेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बहुत आराम से समझना, कोई जल्दी में ना रहो प्लीज, सुनो। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया। E इज इक्वल टू क्या आया, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बट एक बात सुनो, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू चाहे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, देखिए मैक्सिमम वैल्यू को ही इन द सेंस दूसरा नाम होता है इसका पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, अगर हम पीक वैल्यू बोले तो ई, ध्यान रखना, पीक वैल्यू के लिए साइन की पीक वैल्यू चाहिए तुम्हें, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है किसी को पता है, साइन की या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1, और मिनिमम -1। तो मैक्सिमम की हम बात कर दिए, +1 रख दो यहां पर साइन थीटा को, तो जो ई होगा वो पीक वैल्यू बोली जाएगी। तो पीक वैल्यू के लिए हम सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, ई नॉट। क्या यूज कर रहे हैं, ई नॉट। देखो साइन को जब 1 लेट करोगे तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, पीक। पीक के लिए हमने सिंबल बदल के रख दिया। तो बताओ पीक वैल्यू का फार्मूला क्या बना है, एन बी ए ओमेगा बना कि नहीं बना, बताओ भैया। यानी जो एन बी ए ओमेगा, इसको हम लोग अब ई नॉट बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं। तो जब फार्मूला देखो, अब E इज इक्वल टू क्या बन गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि एसी होगा, यानी अल्टरनेटिंग होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, उसका फार्मूला क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग करंट अगर बनाना, ये तो वोल्टेज है। अब अगर इसको V में सिंबल, या फिर इसी को E ना लिख के V तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ भाई जी, भाई ईएमएफ होता क्या है, वोल्टेज ही तो होता है। हम सिंबल बदल दें, ई की जगह V ले ले तो ऐसे नहीं लिख सकते V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला बन गया। अच्छा ओम्स लॉ से अगर V इक्वल टू IR रख दो तो ये फार्मूला इस तरह बनेगा, देखो। और अगर R को उस तरफ ले जाओ तो V नॉट अपॉन R बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, साइन ओमेगा टी। और V बाई R क्या होता है, V बाई R क्या होता है, I होता है। तो V नॉट बाई R क्या होगा, I नॉट। तो I इज इक्वल टू क्या बन गया, I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी देखो फाइनल कंक्लूजन सुनिए मेरी बात, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, V नॉट साइन ओमेगा टी। अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या लिखोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, बताओ। ये अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फार्मूला हो गया। अल्टरनेटिंग क्यों है, फिर सुन लो एक बार। साइन में एक्सप्रेशन है ना, साइन का ग्राफ जानते हो कैसा बनता है, कभी पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में। साइन का ग्राफ अल्टरनेटिव तो बनता है, देखो जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर इसको ग्राफिकली कहें, ग्राफिकली अगर हम इस चीज को दिखाएं, सुनिए तो क्या बनेगी, देखो जरा, यही साइन हो या कॉस, दोनों का ग्राफ एक जैसा होता है कि नहीं, बताओ। तो देखिए अगर हम ग्राफिकली करंट को रिप्रेजेंट करें तो जो साइन का कर्व होगा वही तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन इज द फंक्शन ऑफ साइन। देखो ईएमएफ को और करंट को दोनों को साइन में दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होता है। अच्छा बताओ, घरों में जो सप्लाई होती है वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होती है कि करंट की? हमारे घर में जो करंट होती है 5 एम्पियर 16 एम्पियर यही तो होती है, लेकिन वोल्टेज कितना होता है 220 240 होता कि नहीं होता है? यानी हमेशा मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम कंपेयर करें तो वोल्टेज ज्यादा बड़ी वैल्यू का होता है और करंट की वैल्यू थोड़ी छोटी रहती है। अगर एक ही ग्राफ पे दोनों शो करना चाहूं मैं, देखो ये मैंने किसके लिए शो कर दिया है, करंट के लिए, तो करंट की पीक वैल्यू को क्या बोला मैंने, I नॉट। अगर यही वोल्टेज के लिए शो करना चाहता मैं इसी जगह पर, तो वोल्टेज थोड़ा ऊंचाई पे ले जाता, बस मतलब वैल्यू वाइज इसको थोड़ा बड़ा दिखाना है, तो ये वैल्यू क्या बताएगी, V नॉट। इधर का हिस्सा ओमेगा टी या टी के लिए बनाया हुआ है, इधर का हिस्सा करंट और
वोल्टेज के लिए बनाया हुआ है। ये ग्राफ बना रहा है, ये बता रहा है कि अल्टरनेट ये चीज देखो आई नॉट इतना बड़ा है और वी नॉट इतना बड़ा है। देखो ध्यान देना, अप डाउन अल्टरनेट वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट है। नोट कर लीजिए इसको।